जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर एसएससी रैंकर्स के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप हमारे साथ हैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जिस विषय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। साथियों, हम लोग समझने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत को एकदम जीरो से समझाने वाला हूं मैं आपको इस क्लास में। हिमालय की उत्पत्ति, आखिरकार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को आप समझेंगे। हिमालय की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिमालय जहां आज है, प्राचीन काल में वहां पे क्या था, तो देखिए आप, हिमालय आज जहां है वहां प्राचीन काल में तैथिस सागर था। मैं एक और हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन देते हैं? जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इसकी उत्पत्ति का हिमालय की उत्पत्ति का जो सबसे अच्छा सिद्धांत देते हैं, सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति का जो सबसे अच्छा सिद्धांत है, वो सिद्धांत किनका है? सबसे अच्छा क्या है? सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति का जो सबसे अच्छा सिद्धांत दिया है वो किसने दिया? तो नाम है कोबर। किसने दिया? कोबर। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत किसने दिया? कोबर। कोबर के सिद्धांत का नाम क्या है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये क्या बताते हैं? गौर करके सुनिए। ये बताते हैं जब इंडियन प्लेट, यानी ये जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट यहां पे ये जो जुड़ी हुई थी, इंडियन प्लेट वो जुड़ी हुई थी किससे? अफ्रीका से। अफ्रीका। इन्होंने बताया कि जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर, इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर उत्तर पूर्व दिशा में, कहां पे? उत्तर पूर्व दिशा में गमन की। उत्तर पूर्व दिशा में जब गमन की तो यहां पे ऊपर की तरफ क्या था? अंगारालैंड। और जो इंडियन प्लेट थी उसे क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। जब ये गमन करते हुए यूरेशियन प्लेट के पास में आ गई तो इसके बीच में यहां ये तैथिस सागर था। गौर करना, इन्होंने बताया कि अंगारालैंड में नदियां बह रही थी, यानी यहां अंगारालैंड में नदियां बह रही थी, और ये जो नदियां हैं ये तैथिस सागर में गिर रही थी। अंगारालैंड में नदियां बह रही थी और नदियां वो कहां गिर रही थी? तैथिस सागर में। इन नदियों की कुछ सहायक नदियां भी थी, बिल्कुल होंगी, जब नदियां बहेंगी। अब उनके अनुसार जो गोंडवाना लैंड है इसमें भी कुछ नदियां बह रही थी। अब कहना सर ऊपर की तरफ आपने जो नदियां कैसे बहा दी? भैया आप देखेंगे तो इंडिया का मैप इस तरीके से थोड़ी है, ये चीजें तो इस तरीके से हैं। तो इनका क्या कहना था? ये नदियां हैं, ये क्या है? नदियां। इनका बोले तो किनका? कोबर का। कोबर ने बताया कि कुछ नदियां गोंडवाना लैंड में बह रही थी और कुछ नदियां कहां पे? अंगारा लैंड में बह रही थी। अंगारा लैंड में जो नदियां बह रही थी वो अरब सागर में, सॉरी, तैथिस सागर में कहीं ना कहीं मुहाना बना रही थी, और जो गोंडवाना लैंड में नदियां बह रही थी वो भी तैथिस सागर में मुहाना बना रही थी। यानी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया वो अवसाद यहाँ तैथिस सागर के दोनों किनारों की तरफ जो जमा हो गया इनके अनुसार जे, और इधर की तरफ भी आप देखेंगे जे भी जमा हो गया। नदियां अवसाद लाती हैं, ये बात आपको क्लियर है। नदियां जब अवसाद लाती हैं तो ये दोनों तरफ क्या हो गया? भर गया। अब ये जो इंडियन प्लेट है वो अपनी दिशा से चलायमान होती गई बराबर। जब ये होती गई तो ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई तो जो तैथिस सागर के दोनों किनारों की तरफ, इधर की तरफ और ऊपर की तरफ जो अवसाद भरा था वो अवसाद जब ये टकराई दोनों आपस में सट गई। जब सट गई तो इधर जो लावा भरा था वो कहीं ना कहीं ऊपर निकल आया, ऊपर निकला। ऐसे आप इसको देखेंगे, इस वाली इमेज को आप देखना गौर करके, समझाते। एक मिनट रुक जाना, इस वाली इमेज को आप गौर करके देखना थोड़ा सा। यहां पे अगर हम लेते हैं, गौर करना, ये इस वाली इमेज को अगर हम ऐसा करके देख लेंगे, ऐसा करके, तो देखना आप गौर करके, जब इधर नदियां गिर रही थी, अवसाद गिर रहे थे, मान लो ये कोई सरफेस है, अब इसको बीच में ऐसे दबाते तो इधर वाला उठेगा, जी वाला भी हिस्सा उठेगा। देखो अगर इसको दबाते हैं ऐसे बीच में, अब बीच में अवसाद गिर रहा तो इधर नीचे की तरफ प्रेशर लगा, इधर की तरफ
इधर की तरफ ये चीजें हुई, इधर की तरफ ये चीजें, नीचे की तरफ प्रेशर लगा तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ प्रेशर लगा तो ये वाली दोनों जाके प्लेटें सट गई, यानी प्रेशर इधर से भी था इधर से, तो जब ये दोनों प्लेटें सट गई, इस वाले मैप को हम ऐसे करके समझेंगे। यानी ये क्या है, ये हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय। गौर करना आप, हिमालय। और देखो इधर की तरफ जो अवसाद था, जब ये प्लेट चिपकी तो इधर की तरफ कुछ श्रेणी बनी, इसी को हिमालय कहते। बीच में जल था, तो बीच में जो जल था तो ये बना क्या? तिब्बत का मैदान। और ऊपर की तरफ जो, इधर की तरफ जो अवसाद भरा हुआ था, इससे बना कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत को आप देखते हैं, कुनलुन पर्वत, ये जो कुनलुन पर्वत है इसी को एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। बीच में क्या? तिब्बत। बीच में तिब्बत क्यों? क्योंकि बीच में कोई लावा था ही नहीं, बीच में कोई लावा था ही नहीं, बीच में कोई लावा था ही नहीं, तो बीच में क्या? बीच वाले एरिया में बना तिब्बत, ऊपर की तरफ कुनलुन पर्वत, नीचे की तरफ क्या? नीचे की तरफ हिमालय पर्वत। जो कोबर थे, कोबर ने इसको तैथिस सागर नहीं कहा, तैथिस भूसन्नति। कोबर ने अपना सिद्धांत दिया, क्या? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि एक अंगारा लैंड था जो यूरेशियन प्लेट थी, जो गोंडवाना लैंड था ये इंडियन प्लेट थी, इसमें कुछ नदियां, इसमें कुछ नदियां, नदियां अपनी तैथिस सागर में लावा अवसाद गिरा रही थी। अब आप तैथिस सागर का जो जल है लावा गिरा रही थी, और जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट आपस में सटी तो जो लावा इधर बना तो वो ऊपर निकल आया। बीच वाला एरिया में लावा था नहीं, तो समतल सपाट मैदान बना। ऊपर की तरफ कुनलुन पर्वत था, ऊपर की तरफ जो अवसाद था वो कुनलुन पर्वत के रूप में बना। अब गौर करना आप, इधर ये तैथिस सागर, इधर की तरफ आप देख रहे, ये बंगाल की खाड़ी से जाके जुड़ गया। अब बंगाल की खाड़ी का जो जल है वो कैसा? बंगाल की खाड़ी का जो जल है, बंगाल की खाड़ी का जो जल है वो कैसा? बंगाल की खाड़ी का जो पानी है वो कैसा? खारा। कैसा? खारा। कैसा? खारा। बंगाल की खाड़ी का जो जल है वो कैसा? खारा। और इधर अरब सागर देखेंगे, अरब सागर का जल कैसा? खारा। कैसा अरब सागर का जल? खारा। जब आप देख रहे हैं, जब आप साथियों देख रहे हैं अरब सागर इस तरफ खारा है, तो तैथिस सागर अरब सागर से जुड़ा और इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी से जुड़ा, तो तैथिस सागर जो है उसका जल कैसा होगा? खारा। यानी इसमें जो नदियां गिर रही थी वो आपस में मिली, तो कुल मिला के जी जो एरिया है, गौर करना, एक मिनट गौर करना, इमेज लेके आ रहा हूं आपके लिए। इमेज, इंडिया का मैप आपके सामने आ गया। ये अगर आप कहेंगे, गौर करना, इस वाले एरिया को आप अभी भी देखेंगे, इस वाले एरिया को, इसमें अभी भी खारा पानी मिलता है, अभी भी खारा पानी मिलता है यहाँ। क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तैथिस सागर था, तो तैथिस सागर में खारा पानी भरा था, तो उसकी लवणता आज भी मौजूद है। इसका आप उदाहरण देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कई ऐसी जगह है जहां पे नीचे खारा पानी आज भी मौजूद है। हम अगर बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में जो झीलें हैं, उदाहरण दे रहा हूं मैं इसका, राजस्थान में वो झीलें हैं, राजस्थान की झीलें कैसी हैं? लवणीय हैं। अधिकतर राजस्थान की झीलें कैसी हैं? लवणीय हैं। लवणीय हैं। लवणीय मतलब है, मतलब नमकीन, खारी हैं, खारी, खारी हैं। तो ये खारापन कहां से आ जाता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो झीलें हैं, वो झीलें तो साथियों कैसी हैं? वो झीलें तो किससे बनी हैं? वहां की झीलें कटोरानुमा आकृति की, ऐसे ऐसे, क्योंकि राजस्थान में जब जब हवाएं चलती हैं, जब वहां पे चक्रवात टाइप की हवाएं चलती हैं, वो हवाएं बड़े से एरिया की बालू को खत्म कर देती, जिससे वहां पे बच जाता गड्ढा, कटोरानुमा आकृति बन जाती। फिर उसमें तो पानी क्या होता है? वर्षा का पानी भरता है। इस गड्ढे में आप देखोगे कि इस गड्ढे में जो कटोरानुमा आकृति बन गई, इसमें तो पानी कैसा भरना है? इसमें जो जल भरना है वो कैसा? वर्षा का जल, वर्षा का जल। और वर्षा का जल आपको पता है जो इधर भरा है वो कैसा होगा? मीठा। कैसा होगा? मीठा। अब जब मीठा होगा फिर राजस्थान की झीलें खारी कैसे हो गई, बताओ आप? तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो तैथिस सागर था, यहाँ जो तैथिस सागर, यहाँ अरब सागर लगा हुआ था, तो आज भी कहीं ना कहीं राजस्थान में लवणता
मौजूद है साथियों, लवणता क्या है यहाँ पे मौजूद है, जिसके चलते लवणता यहाँ की जो मौजूद है, जिसके चलते आज भी आप उत्तर प्रदेश में देखते हो खारा पानी, आप ट्यूबवेल यहाँ लगवाते हो, बोरिंग आप यहाँ करवाते हो, तो आज के समय में भी आप देखते हो यहाँ पे कैसा पानी मिलता है। आज के समय में भी यहाँ कैसा पानी मिलता है, खारा जल मिलता है। खारा जल कैसा मिलता, खारा जल कैसा मिलता, खारा जल मिलता है साथियों, यहाँ कैसा मिलता, खारा जल। इतनी बात आपको क्लियर है। कोबर का सिद्धांत आप समझ गए, तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कह रहा था। दूसरी बात मैं बताऊं, जो हिमालय है ना बच्चा मेरे, हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन किया सिडनी बुराड ने। किसने, सिडनी बुराड ने। तो दो बातें आपको याद रखनी है बच्चा मेरे, कि कोबर ने क्या दिया सिद्धांत, कोबर के सिद्धांत को भूसन्नति सिद्धांत कहा गया। भूसन्नति लिख दूं यहां, कोबर ने जो सिद्धांत दिया, इसको क्या कहा गया, कोबर भूसन्नति, क्या बोला गया, कोबर भूसन्नति। कोबर का जो सिद्धांत है इसका नाम था कोबर भूसन्नति। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय की 3 श्रेणियां बनी अलग अलग समय में साथियों। हिमालय की कितनी श्रेणियां बनी, 3। जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से टकराया, इससे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। मैं इसको आपको बिगाड़ रहा हूं, फिर अच्छे से आपको समझाता हूं। बिगाड़ दूं इसको, देखना गौर करके। तो ये कहीं ना कहीं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को आप अच्छे से साथियों समझ गए हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको और आगे समझाते हैं। गौर करना अच्छे से, मैप को थोड़ा सामने जूम कर लिया, गौर करना। अगर हम देखते हैं अब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया लगता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हिमालय से पहले या ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। और इस ट्रांस हिमालय में जो श्रेणियां थी उनका वो कितनी श्रेणियां थी, 3 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी, 3 श्रेणियां। तीनों श्रेणियां आपके सामने आ रही हैं, गौर करना। ये जो 3 श्रेणियां थी, 3 श्रेणियां आगे चल के, ये जो इस श्रेणी का नाम क्या, काराकोरम। इस श्रेणी का नाम क्या, लद्दाख। इस श्रेणी का नाम क्या, जास्कर श्रेणी ही आगे चलकर क्या, जो आपका जास्कर श्रेणी ही आगे चल के कैलाश मानसरोवर, जो कैलाश पर्वत है, वो यही श्रेणी आगे चल के कैलाश पर्वत के नाम से जानी जाती। इसी को हम तीनों को अगर इनको देखते हैं, इन तीनों को, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो तीनों श्रेणियां हैं, इन्हीं को क्या कहते थे, ट्रांस हिमालय। ये तीनों श्रेणियां क्या कहलाती थी, ट्रांस हिमालय। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। सर आप चर्चा तो कर रहे थे हिमालय की, फिर बता रहे ट्रांस हिमालय। अरे भैया, ट्रांस हिमालय को कहा जाता क्या, पार हिमालय। जी बात और समझ लो आप, इसी को क्या कहते हैं, पार हिमालय। अब हिमालय में आओ। हिमालय में अलग अलग कालखंड में हिमालय की 3 श्रेणियां बनी। पहली श्रेणी का क्या नाम रहा, गौर करना। पहली श्रेणी जो साथियों बनी, वहां पे गौर करना, 1 मिनट। पहली जो श्रेणी बनी, इसका नाम क्या था, ये जो पहली श्रेणी है जी, इसका नाम है बृहद हिमालय। गौर करना, ये जा रही है बृहद हिमालय, और फिर बृहद हिमालय यहाँ पे म्यांमार में भी चली जाती। और इधर पे एक चोटी है नंगा पर्वत, और यहाँ पे एक चोटी है नामचा बरवा। गौर करना, नामचा बरवा, और इधर नंगा पर्वत। नंगा जो चोटी है, नंगा पर्वत है, उसी से लेकर नामचा बरवा तक ये पूरा विस्तृत है। इधर की तरफ अगर हम गौर करेंगे, ये जाता पाकिस्तान में इसका नाम है सुलेमान। और इधर से इसकी एक श्रेणी अफगानिस्तान में इसको क्या कहते हैं, गौर करना।
अफगानिस्तान में इसको क्या कहते हैं? अफगानिस्तान में इसका नाम है हिंदू कुश। क्या नाम है? अफगानिस्तान में इसका नाम क्या है? हिंदू कुश। गौर करना, अफगानिस्तान में इसका नाम क्या है? हिंदू कुश। अफगानिस्तान में इसका क्या नाम है? हिंदू कुश। ये बात क्लियर है? हिंदू कुश। और पाकिस्तान में इसका नाम क्या है? ये अफगानिस्तान में है हिमालय का नाम। और पाकिस्तान में इसका नाम है क्या? सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। 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 ये सुलेमान कहाँ है? सुलेमान है ये पाक में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम म्यांमार में आते हैं, म्यांमार में अगर हम आते हैं तो म्यांमार में आप देखते हो अराकान योबामा कहते, फिर नीचे की तरफ ये हिमालय का ही अपशिष्ट भाग, हिमालय का अपशिष्ट भाग ही नीचे की तरफ, ये क्या कहलाता है?